नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं मदन धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्मार्ट साइंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी को, और बायोलॉजी में हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे। हमने ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था, कोशिका के बारे में पढ़ा था और विभिन्न टॉपिक हमने कंप्लीट किए थे। दोस्तों, ब्लड का एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है जिसमें रुधिर के थक्का जमने की बात कही जाती है। तो शुरुआत करते हैं, समझते हैं रुधिर का थक्का किस तरह से जमता है और रुधिर का थक्का जमाने में कौन कौन से घटक सहायक है। चलिए दोस्तों, हेडिंग डालेंगे आप, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, रुधिर थक्का, रुधिर थक्का, रुधिर का थक्का, रुधिर का थक्का। दोस्तों, ब्लड क्लॉटिंग, जब भी आपको चोट लगती है तो कुछ समय पश्चात आपने देखा होगा ब्लड अपने आप उसी स्थान पर जम जाता है, और जिस कारण से जमता है उसमें एक मेन रीज़न होता है कुछ प्रोटीन, कुछ एंजाइम, कुछ मिनरल्स, कुछ प्लेटलेट्स भाग लेती है। तो चीज़ों को समझते हैं कि रुधिर का थक्का क्या है। दोस्तों, थक्का का मतलब होता है फाइब्रिन प्रोटीन का जाल, फाइब्रिन प्रोटीन का जाल। जिस भी स्थान पर चोट लगती है उस स्थान पर इसका जाल बन जाता है और उसमें आरबीसी क्या हो जाती है, फंस जाती है, तो वहाँ पर ब्लड जम जाता है, फाइब्रिन प्रोटीन का जाल। अब हम बात करते हैं थक्का जमाने में, थक्का जमाने में सहायक घटक, सहायक घटक कौन कौन से घटक सहायता करते हैं। ठीक है, पहली बात करते हैं तो वह कौन सा प्रोटीन है जो रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करता है। तो उसे आप बोल देंगे प्रोथ्रोम्बिन, या आप बोल देंगे फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजिन। अगर एंजाइम पूछता है कि वह कौन सा एंजाइम है जो रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है, तो आप बोल देंगे थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो है वो रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। अगर विटामिन की बात करें कि वह कौन सा विटामिन है जो रुधिर का थक्का जमाने में मदद करता है, तो विटामिन के हो जाता है। दोस्तों, अगर पूछे कि वो उस धातु का नाम बताइए जो रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है, तो आप बता देंगे कैल्शियम। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि उस प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, विटामिन हो गया, धातु हो गया, अब ब्लड कार्पसल्स, उस रुधिर कणिका का नाम बताइए, रुधिर कणिका का नाम बताइए जो रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है, तो वह ब्लड कार्पसल्स कौन सी होगी। तो आप बोलेंगे सर प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं पट्टिकाणु, पट्टिकाणु, या बोल सकते हैं बिंबाणु। उसे क्या बोल सकते हैं, बिंबाणु बोल सकते हैं। देखिए, तो हमने पढ़ा कि कौन कौन रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। तो प्रोटीन कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन। एंजाइम कौन सा है, थ्रोम्बोकाइनेज। विटामिन कौन सा है, के। और धातु कौन सी है, कैल्शियम। और रुधिर कणिका कौन सी है जो मदद करती है, तो आप बोलेंगे प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु या बिंबाणु। तो ये रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। दोस्तों, ये आपको अलग अलग जगह मिलेंगे, परंतु इस क्लास में मैंने एक ही जगह को सारी चीज़ों को मेंशन कर दिया ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और आपके परीक्षा में प्रश्न गलत ना हो। बढ़ते हैं अगले क्रम में। अगले क्रम में हम बात करेंगे रुधिर को कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रुधिर बैंक में या ब्लड बैंक में रखा जाता है। तो हम बात करेंगे, हम बात कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले एक और बात कर लेते हैं कि रुधिर का शरीर में, रुधिर का शरीर में थक्का जमने से रोकने वाली, जमने से रोकने वाली, रोकने वाली प्रोटीन, रोकने वाली प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम बताइए जो शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देती, अंदर इंटरनल क्लॉटिंग नहीं होने देती। तो आप बोलेंगे कि सर हमारे ब्लड में हिपेरिन, हिपेरिन
हिपेरिन एक प्रोटीन पाई जाती है जो शरीर के अंदर रक्त के जमाव को रोकती है। ठीक है दोस्तों, और यह इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो आप बताएंगे यकृत में। यकृत जिसे आप बोल सकते हैं लीवर या यकृत में इस हिपेरिन का निर्माण होता है जो रुधिर के स्कंदन को रोकती है शरीर के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्रम में। और अगले क्रम में हम देखते हैं, और अगले क्रम में हमारी बात हो जाती है कि 1 यूनिट ब्लड में कितना होता है। 1 यूनिट ब्लड अगर बात पूछी जाए परीक्षा में तो आप बताएंगे 350 ml। भारत में 350 ml को स्टैंडर्ड यूनिट माना गया है। तो 1 यूनिट ब्लड में सामने वाला या ब्लड बैंक में हमारा कितना रुधिर लेता है, तो हम बोलेंगे लगभग 350 ml। दोस्तों ये 350 ml है ना, इसमें 2 चीज़ें होती है। टोटल 350 ml ब्लड नहीं लिया जाता है ब्लड 300 ml। कितना ml लिया जाता है? 300 ml ब्लड लिया जाता है। और इसमें 50 ml की बात करते हैं तो 50 ml वे चीज़ें मिलाई जाती है जो रुधिर का थक्का जमने से रोकती है, ताकि ब्लड जम नहीं जाए। तो हम 50 ml में वो सारी चीज़ें मिला देते हैं जो रुधिर का थक्का जमने से रोकती है। जैसे हम बात करते हैं सोडियम एसीटेट, ये भी मिलाया जाता है ताकि थक्का न जमे। और EDTA भी मिलाया जाता है जिससे बोला जाता है इथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें इसलिए मिलाई जाती है ताकि ब्लड जमे नहीं। तो 300 ml ब्लड लिया जाता है और 50 ml वो चीज़ मिलाई जाती है जो ब्लड को शरीर के बाहर जमने से रोकती है। तो इस तरह से एक स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है भारत में 350 ml को माना गया है। चलिए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें और हो जाती है हमारी कि यदि ये ब्लड आपको सुरक्षित रखना है तो कहाँ रखोगे, तो यहाँ पर बात लिखना, ब्लड को ब्लड बैंक में 4 से 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तापमान कितना होता है? 4 से 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हम रुधिर को रुधिर बैंक में सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए दोस्तों कुछ और बात कर लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं इस क्रम में आगे की चीजें। दोस्तों अब ब्लड ग्रुप को या शरीर में जो बच्चे नई जनरेशन आती है उसमें जो रुधिर वर्ग होता है उसका निर्धारण 3 जीन करते हैं। तो ब्लड ग्रुप का निर्माण जो होता है कि किस में कौन सा रुधिर वर्ग आ सकता है बच्चों में माता पिता के द्वारा, तो वो उसका रुधिर वर्ग का जो कंट्रोल होता है वो 3 जीन के द्वारा होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? ब्लड कंट्रोल बाय जीन, ब्लड कंट्रोल बाय जीन। हमारे शरीर में हर चीज का निर्माण किससे होता है? ब्लड जीन से ही होता है। हमारे शरीर में हर कैरेक्टर का मेन कारण क्या होता है? जीन ही होता है। तो हमारे ब्लड ग्रुप को भी कंट्रोल कौन करता है या हमारे ब्लड को भी कंट्रोल कौन करता है? जीन ही करते हैं। और टोटल कितने जीन होते हैं? 3 जीन होते हैं। एक होता है IA, दूसरा होता है IB और तीसरा होता है I0। ठीक है दोस्तों, रुधिर वर्ग की बात करें तो रुधिर वर्ग कौन कौन से हो सकते हैं? रुधिर वर्ग के कौन से हो सकते हैं? या तो A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप या 0 या O ब्लड ग्रुप। ठीक है दोस्तों, अब A ब्लड ग्रुप वालों का जीन क्या हो सकता है, B का क्या हो सकता है, AB का क्या हो सकता है, देखते हैं। इसका हो सकता है IA I0 और इसके जीन क्या हो सकते हैं? IB I0। इनके क्या हो सकते हैं? IA और IB और इनका क्या हो सकता है? I0 और I0। ठीक है दोस्तों, रुधिर वर्ग की बात करते हैं और ये टेबल इसलिए बनाना जरूरी है कि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न अलग तरीके से पूछे जाते हैं। क्या प्रश्न आते हैं? यदि माता का वर्ग A है या पिता का वर्ग B है तो इनकी संतान में किस रुधिर वर्ग आने की संभावना है या कौन से रुधिर वर्ग आने की संभावना नहीं है। तो ये इस तरह से प्रश्न बनते हैं जो कि हम कवर करेंगे। तो जो ब्लड ग्रुप होता है या जो ब्लड होता है वो 3 जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, IA, IB और I0। ठीक है, I0 या इसे आप I नोड कह सकते हैं। A की बात करें तो ये कंट्रोल होता है IA I0, B की बात करें तो IB I0 या AB की बात करें IA I नोट या B या 0 की बात करें तो I0 या I नोट हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए
यहाँ बात करें तो कभी कभी रिजल्ट के रूप में जब हम एक टेबल बनाएंगे उसमें बताएंगे, रिजल्ट के रूप में आपको IA भी दिख सकता है। तो IA का भी मतलब क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। और IA का भी मतलब क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ए। और IB0 का भी मतलब क्या हो गया, ब्लड ग्रुप बी। और अगर दिखे आपको IB इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप बी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि जब हम चेक करते हैं कि संतान में रुधिर वर्ग क्या हो सकता है, तो हम केवल ये वाला डाटा उपयोग करते हैं, ये नहीं करते। कौन सा डाटा करते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इनका उपयोग करके हम पता कर सकते हैं संतान में किस प्रकार का रुधिर वर्ग आ सकता है। जैसे क्वेश्चन बनाते हैं, हम प्रश्न बनाते हैं, यदि पिता का ब्लड ग्रुप जो फादर है, फादर का ब्लड ग्रुप हम मान लेते हैं ए है, मदर का ब्लड ग्रुप मान लेते हैं हम बी है, तो बताइए चाइल्ड यानी बच्चे में क्या होगा, ये प्रश्न है। तो इसको आंसर बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। आप भली बात ही जानते हैं कि ए का जो जीन होगा वो क्या होगा, IA-I0। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जीन क्या होगा, IA-I0। यही आपको एक्सपेरिमेंट करते समय प्रयोग में लाना है। और अगर बी का है तो IB-I0। तो हम मदर का क्या लिखेंगे यहाँ पर, IB-I0, ठीक है। अब इनके लिए टेबल बनाई जाती है, किस तरह से बना सकते हैं, ये देखिए आप, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं और एक तरफ लिख दीजिए, एक खाने में फादर का और दूसरे खाने में मदर का। जैसे मैं यहाँ ऊपर फादर लिख देता हूँ और साइड में लिख देता हूँ मदर, ये फादर हो गया, ये मदर हो गया। अब मैं यहाँ फादर का लिख देता हूँ, फादर का क्या है हमारा IA-I0। तो एक डब्बे के ऊपर IA लिख देता हूँ और दूसरे डब्बे के ऊपर I0 लिख देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गई होगी। हमने फादर का ब्लड ग्रुप ए माना था और उनका जीन होता है IA-I0। और मदर की बात करें तो ब्लड ग्रुप का जो जीन होगा वो IB-I0। हमने ऐसा डब्बा बनाया है, इसमें हम इस डब्बे के ऊपर IA और इस डब्बे के ऊपर I0, यानी एक तरफ फादर का लिख सकते हैं, एक तरफ मदर का लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इधर फादर लिख दिया, एक डब्बे के ऊपर ये, एक डब्बे के ऊपर, और इसी तरह से एक डब्बे के सामने मदर का, दूसरे डब्बे के सामने मदर का। तो मदर का क्या था, IB और I0, यहाँ पर लिख देंगे IB और I0। तो इधर हमने फादर का लिख दिया, इधर हमने मदर का लिख दिया। आप कैसे भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब आप इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो IA-IB, तो इसको इस डब्बे में लिखना IA-IB, ये दोनों मिलकर यहाँ लिखना है, इन दोनों को मिलाकर आपको यहाँ लिखना है IB-I0, इन दोनों को मिलाकर आपको यहाँ लिखना है IA-I0, और इन दोनों मिलाकर आपको यहाँ लिखना है I0-I0, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आपको क्या करा, आपने क्या करा, इन दोनों को मिलाकर के यहाँ लिखा, इन दोनों को मिलाकर के आपने यहाँ लिखा, इन दोनों को मिलाकर के आपने यहाँ लिखा, इन दोनों को मिलाकर के आपने यहाँ लिखा। और इसको देख के आप निर्धारित कर सकते हो कि बच्चे में कैसा ब्लड ग्रुप आ सकता है। तो IA-IB का मतलब क्या लिखा था हमने, IB का मतलब लिखा था AB ब्लड ग्रुप, यानी यहाँ बच्चे में कैसा ब्लड ग्रुप आ सकता है, AB। यहाँ पर लिखा है IA-I0, IA-I0 का मतलब हमने क्या लिखा था, A ब्लड ग्रुप, यानी A ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ लिखा है IB-I0 का मतलब हमने क्या लिखा था, B ब्लड ग्रुप, तो यहाँ लिख देंगे आप B ब्लड ग्रुप। और लास्ट में लिखा है I0, यानी इसका ब्लड ग्रुप, यहाँ पर इसका साइन क्या हो जाएगा, O, यानी संतान में A, B, AB और O या 0 चारों ब्लड ग्रुप आने की संभावना है। कितना प्रतिशत, तो 25%, क्योंकि यहाँ पर 1% ये है, 1% ये है, 1% ये, 1% यानी 25% सभी आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम इतना करते हैं और अगली क्लास में हम ब्लड का एक और केस रह जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलस, जिसे हिंदी में कहा जाता है गर्भ रक्ताणु कोरकाता, तो उसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है दोस्तों। अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।